नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसे किसी राजा के बारे में सोचा है जो अपनी सबसे बड़ी जीत के बाद हमेशा के लिए लड़ाई से ही मुंह मोड़ ले? सुनने में अजीब लगता है ना? पर भारतीय इतिहास में एक ऐसे ही सम्राट हुए हैं, अशोक। तो आज हम उनकी इसी अनोखी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब सोचिए जरा, एक सम्राट जो पावर के बिल्कुल पीक पर है, जिसे कोई हरा नहीं सकता, वो अचानक अपनी तलवार नीचे क्यों रख देगा? यही वो पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है मौर्य साम्राज्य से। ये वो दौर था आज से करीब करीब 2300 साल पहले, जब भारत की धरती पर एक बहुत ही विशाल और ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था। जबरदस्त साम्राज्य की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर उनके बाद आए उनके बेटे बिंदुसार, जिन्होंने इस विरासत को आगे बढ़ाया। और फिर गद्दी पर बैठे अशोक। तो मतलब अशोक को अपने दादा और पिता से एक ऐसा साम्राज्य मिला था जो पहले से ही बहुत ताकतवर और बड़ा था। तो अशोक को जो साम्राज्य मिला वो कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था, बल्कि बहुत ही विशाल था। पर अशोक सिर्फ एक उत्तराधिकारी बनकर नहीं रहना चाहते थे। वो एक बहुत ही एम्बिशियस शासक थे। उनकी नजरें थी अपने साम्राज्य को और भी बड़ा बनाने पर। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था, कलिंग की लड़ाई। अब ये कलिंग, जो आज का ओडिशा है, उस वक्त एक बहुत ही समृद्ध और आजाद राज्य था, और वो मौर्य शासन के सामने झुकने को तैयार नहीं था। बस यही बात अशोक के लिए एक चुनौती बन गई थी। तो बस अपने साम्राज्य को पूरा करने और अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए अशोक ने कलिंग पर हमला करने का फैसला कर लिया। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं होने वाली थी। ये एक ऐसा भयंकर युद्ध था जिसकी क्रूरता इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बहुत भारी थी। कलिंग के युद्ध में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया। सोचिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाखों परिवारों की बर्बादी की, तबाही की कहानी है। और जब अशोक ने युद्ध के मैदान पर ये तबाही, ये खून खराबा देखा, तो उनका दिल जीत का जश्न मनाने का नहीं हुआ, बल्कि गर्व की जगह उन्हें बेहद दुख हुआ, गहरा पछतावा हुआ। ये जीत उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार लगने लगी थी। और ये जो शब्द अब हम देख रहे हैं ना, ये किसी इतिहासकार के नहीं है। ये खुद सम्राट अशोक के शब्द हैं जो उन्होंने अपने शिलालेखों पे लिखवाए। सोचिए, एक जीता हुआ राजा ऐसा कन्फेशन कर रहा है, ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। और बस यहीं पर उन्होंने वो फैसला लिया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अशोक इतिहास के एकमात्र ऐसे राजा बने जिन्होंने एक जंग जीतने के बाद आगे लड़ने से ही मना कर दिया। उन्होंने कसम खाई कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। और शायद इसी कदम ने उन्हें अशोक द ग्रेट बनाया। ठीक है, तो अब सवाल ये था कि अगर युद्ध नहीं तो फिर शासन कैसे चलेगा? इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ कैसे रखा जाएगा? अशोक को एक नए रास्ते की, एक नई सोच की जरूरत थी, और उन्होंने इसी नए रास्ते को नाम दिया धम्म। एक बात यहाँ पर साफ कर लेना बहुत जरूरी है, ये धम्म कोई नया मजहब या कोई धर्म नहीं था, ना ही इसमें किसी भगवान की पूजा की बात थी। ये तो बस जीने का एक सही तरीका था, कुछ नैतिक सिद्धांत थे जो हर इंसान पर लागू होते थे, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। तो आखिर ये सिद्धांत थे क्या? देखिए, बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल बातें थी, जैसे कि सभी जीव जंतुओं पर दया करना, दूसरों की बुराई नहीं करना, बड़ों और गुरुओं का आदर करना, अपने नौकरों और दासों से भी अच्छा बर्ताव करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देना, और सबसे जरूरी, सभी धर्मों की इज्जत करना। बस यही चाहते थे अशोक कि लोग इन छोटी छोटी बातों को अपनाकर एक शांतिपूर्ण समाज बनाए। लेकिन अशोक सिर्फ बड़े बड़े विचार रखने वालों में से नहीं थे, वो उन्हें अमल में भी लाते थे। तो चलिए अब ये देखते हैं कि उन्होंने शांति के इस मैसेज को अपने पूरे साम्राज्य और उससे भी दूर दूर तक कैसे पहुंचाया। इसके लिए उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया। पहला, उन्होंने धम्म महामत्त नाम के खास ऑफिसर नियुक्त किए, जिनका काम था घूम घूम कर लोगों को ये बातें सिखाना। दूसरा, उन्होंने अपने संदेशों को बड़े बड़े पत्थरों और पिलर्स पर खुदवा दिया, ताकि आने जाने वाला हर इंसान उन्हें पढ़ सके। और तीसरा, उन्होंने अपने दूतों को सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका जैसे दूर दराज के देशों में भी भेजा।
और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। उन्होंने अपने ये सारे संदेश संस्कृत जैसी विद्वानों की भाषा में नहीं, बल्कि प्राकृत में लिखवाए, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। क्यों? ताकि हर कोई उनकी बात को सीधे सीधे समझ सके। ये दिखाता है कि वो सच में अपनी प्रजा से जुड़ना चाहते थे। और उनकी यह विरासत आज भी हमारे साथ है, जिंदा है। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ मिला था, जिस पर 4 शेर बने हैं, वो आज हमारे देश भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा नेशनल एम्ब्लेम है। सोचिए, शांति और धर्म का उनका हजारों साल पुराना संदेश आज भी हमें रास्ता दिखाता है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, किसी शासक की सबसे बड़ी जीत क्या होती है? युद्ध के मैदान पे मिली जीत, या फिर युद्ध के विचार को ही हमेशा के लिए छोड़ देने में? अशोक की कहानी शायद हमें यही सिखाती है कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि दया और करुणा में होती है।